नहीं है। चलिए, अब एक बात आप सभी लोग ये समझें, सीरीज थ्योरी में तो आपको कोई डाउट नहीं, और अपना प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल लास्ट क्लास तक आप कर रहे थे। अब एक इशू ऐसा है कि आपका बैच अब आगे चल के होगा मर्ज, या इस बैच में होंगे थर्ड बैच के बच्चे भी इंक्लूड, है ना। और एक वीक का समय जो है वो सारे सब्जेक्ट को दिया गया है, तो उसमें हम लोग क्या है कि मर्जिंग करेंगे बैचेस का, और कुछ ऑफलाइन जहाँ पर पॉसिबल हो पा रहा है वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जहाँ पर स्ट्रेंथ बच्चों की आने लगी है उनको ऑफलाइन क्लासेस भी लगा देंगे। तो अगले एक वीक में ये सब तामझाम हो रहा है, तो क्योंकि बैच मर्ज हो रहा है, और जब बैच मर्ज होगा तो हम सोच रहे हैं कि यूनिट जो है वो एकदम नई कर दी जाए, यूनिट को एकदम चेंज कर दिया जाए। जैसे क्लास 11th में आपको 3 यूनिट पढ़नी है। आपको पढ़ना है एलजेब्रा, आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्री डिस्कशन कर रहे थे, और एलजेब्रा में आपका एक चैप्टर हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस इनइक्वालिटी, है ना। इनइक्वालिटीज आपने पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा, और फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया। और ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देयर सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इतनी बातों पे आपने डिस्कशन किया। और अब क्योंकि एक वीक में सारे बैचेस जितने भी हैं उनको मर्ज करने का प्लानिंग है, तो जो थर्ड बैच जो बना है उसके बच्चे हम आपके बैचेस में मर्ज करेंगे। तो क्योंकि नया यूनिट हमने शुरू करना है और एक वीक का समय है, तो वैसे तो मैं अलजेब्रा आपका शुरू कर रहा था, लेकिन अब ये जो हमको एक वीक का बीच में स्पैन मिला है उसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, और ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है, जैसा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता दिया था। और क्लास 10th में उसके ऊपर नहीं जाना है, कहीं हायर लेवल के सम नहीं आते हैं। और जैसा आपको बोला था, आप पास्ट ईयर के 2019, 20, 21 इनके पेपर देखो, हाइट एंड डिस्टेंस के यदि क्वेश्चन आए हैं तो वो क्वेश्चन आप अभी भी लगा सकते हो, जबकि अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है, और कुछ पढ़ने जैसा चीज भी नहीं है। वही सिंपल एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इतनी बात से ही अपनी चीजें खत्म हो जाती हैं सारी। जितना 10th लेवल में सम था, तो 10th की बुक से एक बार सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, ये मेरी गारंटी है कि जेई में जो क्वेश्चन आएगा आप वो निकाल लोगे, क्योंकि ये चैप्टर केवल और केवल जेईई मेंस में है। जेईई एडवांस के सिलेबस में ही नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस, जेईई एडवांस में नहीं आता हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन। तो जेईई मेंस लेवल का 4 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा जो आप बना सकते हो, ठीक है। तो हम केवल उसी लेवल के क्वेश्चन, मैं पहले कुछ 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन 10th लेवल के बताऊंगा, और फिर डायरेक्ट मैं अगली क्लास से जेईई मेंस के ही क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, सारे मैं आपको दूंगा, आप ट्राई करिएगा, आप मेरे को आंसर बताइएगा। कहीं कोई चीटिंग नहीं करना, आपने जितना 10th लेवल में पढ़ा है उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बता दें, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, और 2, 4 सर क्वेश्चन आप करा दो, फिर हम कर लेंगे, ठीक है। तो वो ही अपन यहाँ पर कर रहे हैं। आज मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊपर हेडिंग डला हुआ है, हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस हेडिंग डला देख। तो एच एंड डी अपन आगे से इसको बोलेंगे, सर आपने दूर पढ़ाया है क्या, नहीं अभी इसको आगे बताएंगे, ठीक है आयुष। और तो देखेंगे अभी एच एंड डी के कुछ क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों आप समझ लीजिए अब यहाँ पर। और फिर उसके बाद अपन उस पर बेस कुछ 10th लेवल के सम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में भी, और मैं कुछ शॉर्टकट भी इसके बताऊंगा जो 10th क्लास तक अपन नहीं पढ़ते थे। क्लास 11th में कॉम्पिटेटिव में जनरली जिस कंसेप्ट पर बेस, पहले तो मैं उस कंसेप्ट के पहले 2, 4, 5 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर उस पर जो एक आपको भी पैटर्न समझ में आएगा किस पैटर्न पे जा रहा है क्वेश्चन, फिर अपन उससे रिलेटेड एक शॉर्टकट पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हाइट एंड डिस्टेंस अपना नेक्स्ट हेडिंग है, और हाइट एंड डिस्टेंस में
सबसे पहली बात है कि ये डायग्राम आप देखिए, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अपन यहाँ लिख रहे हैं। ये ऑब्जर्वर है ओ, ठीक है, ये हमारी हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है। तो जब यहां से आप इस पॉइंट पी को देखोगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको अपन एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अपन नाम दे देते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एम नाम देते हैं। तो एंगल एम ओ पी, इसको यदि अपन थीटा बोल रहे हैं तो इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और साथ में यदि आप इस पॉइंट पी से इस पोएम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, और इसको मैंने यहाँ पर एन नाम दे दिया, तो एंगल ओ पी एन ये जो कहलाएगा एंगल, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यह है एंगल ऑफ डिप्रेशन और यह है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दोनों बातें हम यहाँ नीचे लिख देते हैं कि एंगल एम ओ पी, इसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ एंगल एम ओ पी इज कॉल्ड एंगल ऑफ elevation and angle NPO या OPN, angle OPN, this angle is called angle of depression। और जनरली बार बार जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही दो चीजें बार बार आपके साथ आएंगी। तो पहले अपन ने इसके बारे में लिख दिया वहां पर कि किसको एलिवेशन बोलेंगे, किसको डिप्रेशन बोलेंगे। इनमें कई बच्चों को डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है। आप में से किसी बच्चे को कोई इसमें कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत में एक दो वो क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और आपको ऐसा लगेगा अरे अच्छा ये क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं। ऐसे ही बात क्वेश्चन आते हैं, मैं जेई के क्वेश्चन भी आपके सामने डालूंगा, बहुत जल्द डालूंगा, ठीक है। लेकिन पहले अपन देख लेते हैं कि आपने क्लास 10 तक क्या डिस्कस किया। तो क्वेश्चन ये है, आप ट्राई करना है क्वेश्चन को और आंसर करना आप मेरे को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ए वर्टिकल flag stuff stands on a horizontal plane from a point distance 60 meters from its foot. The angle of elevation of its top is found to be 30 degrees. Find the height of the flagstaff.
करो। सर लास्ट सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या है? फाइंड हाइट ऑफ फाउंड टू बी 30 डिग्री। ये लिखा है फाउंड टू बी 30 डिग्री, फाइंड दी हाइट। और ये है अंशिका मौदेकर और ये है बिल्कुल करेक्ट। वेरी गुड, ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, शुरू में, और शुरू में तो मैं चाहता हूँ कि 39 में 39 आंसर आए मेरे को। ओहो, इतना मुश्किल सवाल दे दिए क्या मैंने? बहुत सन्नाटा है भाई। ये तो मैं मान रहा था कि ऐसा होगा कि मैं क्वेश्चन लिख के खत्म नहीं करूंगा और आप मेरे को आंसर दे दोगे। इतना मुश्किल चीज है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में मेन जो कंसेप्ट है, मेन जो स्टेप है, वो है इसका डायग्राम। डायग्राम सही सही मार दिए तो फिर आपका आंसर कभी किसी परिस्थिति में गलत नहीं हो सकता है। आर्या सी, ये दूसरी बच्ची हैं जिनका बिल्कुल करेक्ट है। एकदम गर्ल्स पावर दिख रहा है यहाँ पर बहुत जोर से। ये है यश शायरी, और यश शायरी इनका जो आंसर है वो हो गया है एकदम से करेक्ट है। यश शायरी। अनिरुद्ध सैन बेटा चेक करो। अनिरुद्ध इट इज रॉन्ग आंसर। इंदौरा ब्रांच से अनिरुद्ध चेक करें। और ये ओमकार करेक्ट है। वेरी गुड ओमकार। ओमकार करेक्ट है, वेरी गुड। One minute more, then we will discuss the next question. कृष्णा चौहान करेक्ट है। वेद सैन भी करेक्ट है, वेरी गुड वेद। और जानवी मोहावे चेक करें। दिस इज रॉन्ग आंसर जानवी। आयुष माइक म्यूट करो बेटा अपना। आयुष चेक करें बेटा, रॉन्ग है। चलिए ओके, स्टॉप आंसरिंग, 1 मिनट समाप्त। एंड हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितना इजी सवाल था भाई। मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्टिकल फ्लैग स्टफ है, यही मान लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा हुआ है 0.60 मीटर। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 60 मीटर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 30 डिग्री। एंड यू हैव टू फाइंड दी हाइट। आपको ये हाइट फाइंड आउट करना थी। ये क्वेश्चन था बस। ये था क्वेश्चन। है ना, कुछ भी नहीं बचा। डायग्राम बनाना था मेनली इसमें, और इससे ज्यादा इजी सवाल इस चैप्टर में बन ही नहीं सकता। यदि सबसे पांचट कुछ बन सकता था तो वो ये था। ठीक है, मतलब आप इसमें, तो मैं वो स्पेस खाली रखता हूँ, यहीं बना देता हूँ। तो यह है अपना वर्टिकल फ्लैग स्टफ। ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में खड़ा हुआ है, और इससे 60 मीटर कहाँ गया, 60 मीटर इसके डिस्टेंस पर यहाँ से यदि एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं तो 30 डिग्री है। आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी थी, तो सिंपल सा tan 30 आप लगाइए यहाँ पर, h/60। so this gives you h is equals to 60, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और tan 60 1/√3 होता है, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 20√3 आएगा। जो भी यूनिट दिया हो यूनिट आप लिख देंगे। ठीक है, तो आयुष बेटा चेक करो, नित्या पटेल बेटा चेक करो। ठीक है,
ये करेक्ट आंसर है। 20√3 इज द करेक्ट आंसर। आपने एक और एक बात पकड़ के चलनी है इन क्वेश्चंस में कि आपका डायग्राम सही होना चाहिए। मैं धीरे धीरे से क्वेश्चन का लेवल अब इंक्रीज करना शुरू करता हूँ, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे से इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आप जानते हो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाना बेटा, और आंसर जो है क्वेश्चन खत्म होते ही साथ कोशिश करना कि आपका आंसर क्वेश्चन खत्म हो और आ जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man wishes to find the height of a tower which stands on horizontal plane, which stands on horizontal plane at a point on this plane, at point on this plane, he finds the angle of elevation, he finds the angle of elevation of top of the tower is 45 degrees. Be 45 degrees. On walking 30 meters towards the tower, on walking 30 meters towards the tower, he finds the corresponding angle of elevation is 60 degrees. He finds the angle becomes 60 degrees. Find the height of tower and its original distance from foot of tower. Find, दो चीजें फाइंड करनी है, the height of tower and its original distance from foot of tower. दो चीजें हैं, करिए आंसर। क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। A man wishes to find the height of tower which stands on horizontal plane. At point on this plane, he finds the angle of elevation of top of tower is 45 degrees. On walking 30 meters towards the tower, he finds the angle of elevation becomes 60 degrees. You have to find the height of tower and original distance of the man from foot of tower. ओरिजिनल डिस्टेंस मतलब जो पहले वाली डिस्टेंस थी वो आपको बताना।
आप अपना आंसर डेसिमल में ना करें, रूट के टर्म्स में करें, डेसिमल तक मत ले जाना। रूट में जैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर अपन ने 20√3 बताया था, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। तो अंशिका मौदेकर, इनका कहना है हाइट ऑफ टावर, करेक्ट है, वेरी गुड। 15 ये अंदर चला जाता, ठीक है। और आयुष, नहीं बेटा हाइट चेक करो, आयुष इतना नहीं आता है हाइट। और निशिका पाटिल बेटा चेक करो। यशीन सिद्दीकी बेटा यू हैव टू चेक योर आंसर। निशिका पाटिल बेटा चेक करो, आराम से करो, बिल्कुल घाई मत करो भाई, ये तो स्टार्टिंग है, ये अभी अपने गड़बड़ होंगे ना। तो यश शायरी बेटा चेक करो, अनिरुद्ध सैन बेटा चेक करो, भाई आराम से गलत मत करो आंसर बेटा लोग। क्वेश्चन समझो, डायग्राम सही बनाओ, उसके बाद ऐसा कोई आंसर नहीं है जो आप नहीं बना सकते। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में मेन है डायग्राम। इफ यू प्लॉट द राइट डायग्राम तो आंसर गलत हो ही नहीं सकता। नहीं बेटा नहीं, नित्या पटेल चेक करो, हाइट ऑफ द टावर और ओरिजिनल डिस्टेंस 30 कैसे बनाया। सर अपॉन, एक मिनट करेक्ट बेटा, एक मिनट, वेद सैन करेक्ट है, वेरी गुड। सर हाँ यश बोलो, सर बोलो ना, सर्कल करके रुक जा रहा है, कुछ बोल ही नहीं 30 रहे। डिग्री मतलब वो डिग्री तक। सर फिर 30 डिग्री से लेके व्हाट सर? अंशु बेटा चेक करो, हेलो अंशु चेक करो बेटा आंसर। हाँ यश बोलो। सर वो मैन था, वो 45 डिग्री से 30 डिग्री तक 30 मीटर वॉक किया उसने। सर फिर 30 डिग्री से वो क्या है, ये हाइट टावर है, वो एक्स लेना पड़ेंगे ना सर? एक्स ले लो, वाई ले लो, जो लेना हो कुछ भी ले सकते हो। अंशु बेटा चेक करो आप। बेटा ये कृष्णा चौहान, हाइट, और कृष्णा चौहान तुम्हारी डिस्टेंस करेक्ट आ रही है बट हाइट रॉन्ग आ रही है। कृष्णा चौहान हाइट चेक करें, डिस्टेंस करेक्ट है। चलिए देखिए, स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। आप सबसे पहले क्या करो, सभी लोगों से एक्सपेक्टेड है, पता नहीं क्यों नहीं इतना इजी सवाल आ रहा है। ये देखो, चलिए समझ लीजिए भाई, एक व्यक्ति है जिसको हाइट ऑफ टावर जो है वो कैलकुलेट करनी है, दिस इज हाइट, ये हमको निकालना है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कहीं पर एक पॉइंट है जहां से वो देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का जो है वो 30 डिग्री दिख रहा है। कहाँ गया, 30 डिग्री दिया था नहीं, 45 डिग्री है। टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री, हाँ 45 डिग्री दिया था, ये 45 डिग्री है। अब एक बात आप सभी बच्चे समझ लो, एक बात आप सभी बच्चे समझ लो, कि जैसे ही उसने ये बोल दिया वैसे ही ये फिक्स हो गया क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ टावर और उसका ओरिजिनल डिस्टेंस दोनों बराबर बराबर आएंगे। कभी भी एंगल 45 दिया है तो आप क्या जानते हो, tan 45 कितना होता है, 1। tan 45 1 होने का मतलब है क्या, एडजेसेंट साइड और जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दोनों की लेंथ कैसी होंगी, बिल्कुल
बराबर बराबर होंगे। कभी भी ये एंगल 45 दिए रखा है और यदि आपको हाइट पूछा है और इस बंदे का फुट ऑफ टावर से ओरिजिनल डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस ओरिजिनल डिस्टेंस, तो ये एंगल यदि 45 है तो एच और डी दोनों बराबर बराबर आने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि tan 45 क्या होता है एच बाई डी और tan 45 1 भी होता है। तो एच बाई डी बराबर 1, मतलब मैं जो बोल रहा हूं कि जब आप यहाँ पर tan 45 लगाओगे ना तो एच अपॉन डी बनेगा और tan 45 1 होता है तो एच बराबर कितना हो जाएगा डी। बिल्कुल इस बात पे फोकस रखो कि यदि आपको एंगल 45 दे रखा है तब तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि उस केस में एच और डी बिल्कुल बराबर बराबर आएंगे, मतलब मैं एच निकाल दूं या मैं डी निकाल दूं मेरे दोनों आंसर आ जाए। और आपको यही दो पूछा था, हाइट पूछा था और इस बंदे का ओरिजिनल डिस्टेंस पूछा था फुट ऑफ टावर से। ये है फुट ऑफ टावर, तो यहाँ से ओरिजिनल डिस्टेंस, तो ये दोनों बराबर आएंगे। पहली बात है, ये पहली बात है, आपको एच और डी बिल्कुल बराबर बराबर आएगा, इसलिए हम आगे डी के लिए कोई कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, हम अपनी जितनी कैलकुलेशन है वो एच के लिए रखेंगे। ठीक है, ये अपनी बात हो गई फर्स्ट। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये बंदा यदि 30 मीटर इसकी तरफ आता है, टावर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमेशा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया है। ये डिस्टेंस आपने कितनी कवर करी, ये चीज अब मैं हटा देता हूँ डी। ये जो डिस्टेंस है उसने यहाँ से यहाँ तक चल के वो 30 मीटर आया और 30 मीटर आया, अब देखता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो आप जितना बिल्डिंग के करीब जाओगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं वहां पर कोई चीज देख रहा हूँ, यहाँ से मैंने देखी है और अब मैं जैसे जैसे आगे आगे जाऊंगा वैसे वैसे मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ, तो ये याद रखिए जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। ये यहाँ पर से देखने पर वहां पर एंगल टॉप का 45 डिग्री था और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाए। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब इस तरफ एंगल बनाओगे तो ये ज्यादा बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा, ऐसा कंपेयर करके आपने ध्यान में रखना है। तो ये 30 मीटर हमको दिया था, 30 मीटर चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा था। अब आपसे पूछा है कि भैया हाइट बताओ और आप ये ओरिजिनल डिस्टेंस बताओ। तो मैं इसको यदि एक्स मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस को मैं एक्स सपोज कर तो अपने पास क्या बात हो गई, अब अपने पास एक बात तो ये होगी सर कि एच अपॉन एक्स का वैल्यू जो है 1060 आएगा, 1060 आएगा। ठीक है, एच अपॉन एक्स का वैल्यू 1060 आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा सर एच बाई रूट। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा सर एच अपॉन √3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब साथ में एच अपॉन 30 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा tan 45 मतलब 1। नाउ वी डन, कुछ भी नहीं बचा, ये एच हो गया, ये 30 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है एच बाय √3, ट्रांसफर कर दीजिए, एच कॉमन आ जाएगा, ये 1 माइनस 1/√। अब कैलकुलेशन मार देना बस, और कुछ नहीं बचा। या मैं ऐसा करता हूँ √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अब इस एच को ट्रांसफर कर देना। तो एच को जैसे ही ट्रांसफर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा √3 माइनस 1h बराबर 30 √3 और इससे डिवाइड कर देना, इसे डिवाइड मार देना। तो एच का वैल्यू 30 √3 अपॉन √3 माइनस 2। और यदि आप इसको रैशनलाइज करते हो तो इट कैन बी रिटन 15 √3 प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर इसको √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15 टाइम्स ऑफ 3 प्लस √3 भी लिख सकते हैं। तो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, तीनों आंसर करेक्ट है। बच्चों ने मेरे को अलग अलग तीनों दिए आंसर, ठीक है, तो मैंने तीनों को सही देखा है बोला, और जो एच है वही डी है, वही डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो अब आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, सही कैलकुलेशन में। तो डी मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डी जो है वो ऑलरेडी एच के बराबर है। आर्या सर मेरा 15 प्लस 15 √3 आया, 15 प्लस 15 √3,
नहीं 15 प्लस 15√3 नहीं आएगा बेटा, 45 प्लस 15√3 आएगा। आ रहा? क्योंकि when you open the bracket then you get the 45 प्लस 15√3। तो आप और ब्रैकेट ओपन करके यदि इसको लिखोगे, मतलब ये चीज और अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन 45 प्लस 15√3। तो ये भी आंसर बन सकता है 45 प्लस 15√3। सर वो 15 कैसे आ गया? ये चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये जो चीज है ना, इसको रैशनलाइज करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ कर दूं कैलकुलेशन। आपको कितना दिया बेटा? आपको दिया है 30√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। तो रैशनलाइज करने का मतलब है आप किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे? √3 प्लस 1 से, है ना। तो ऊपर बनेगा 30√3 और ये वाला √3 प्लस 1, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी के आइडेंटिटी से कितना बनेगा? 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 होता है 2, है ना। तो इसकी जगह पर 2 लिख देता हूँ। तो आप 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 15 टाइम्स। इसी कारण आता है 15। समझ गए बेटा अभी? यस सर। चलिए, तो ये निशिका पाटिल थी। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कैलकुलेशन में भाई। हाँ बोलो, किसको डाउट है? नो बॉडी? समझ गया सभी को। वेरी गुड। सो एक बात जो अपन ने यहाँ सीखी बेटा, कि एंगल यदि ये 45 होगा तो ये दोनों डिस्टेंस h और ये जो d है ये बिल्कुल बराबर बराबर है। तो अब आपको क्वेश्चन में दोनों पूछ लिए थे, हमारा काम थोड़ा सा हल्का कर दिया था कि जब दोनों पूछ लिए और 45 दे दिया है तो हम एक ही निकालेंगे, दूसरा भी वही हो जाएगा। तो हमारा आंसर है कि हाइट भी यही होगी टावर की और ओरिजिनल डिस्टेंस भी पॉइंट का यही होगा टावर। ठीक है। और एक चीज और आपने सीखी कि आप जैसे यहाँ पर मूव करते हो टुवर्ड्स, बोला है टुवर्ड्स दी टावर, तो एंगल बढ़ेगा। तो हमेशा जब भी प्लॉटिंग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी यहाँ पर बिल्डिंग है या टावर है, जो भी है, दो एंगल यदि दे रखें तो ये बाद वाला एंगल छोटा आएगा, बिल्डिंग के जो करीब वाला एंगल है वो बड़ा होता है। कभी भी इसको छोटा, इसको बड़ा मत कर देना। ठीक है। जो गलतियां हो जाती हैं जनरली बच्चों से जल्दी जल्दी में, तो यही होता है। सर 45 प्लस 15√3 अनिरुद्ध सेन क्वेश्चन मार्क लगा के पूछे हैं कि कैसे आया 45। बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे, ये 15 3 जा 45 और 15√3, तो 45 प्लस 15√3। ठीक है अनिरुद्ध? ओके, चलिए अनिरुद्ध बोल रहे समझ गए। तो आई होप सभी बच्चों को समझ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो एक बस ड्रॉबैक या हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे को बस ये लगता है यार इतना लिखना पड़ता है ये सब, तो मैं लिखने से बचना चाहता हूँ, लेकिन अभी कोई उपाय अपने पास है नहीं। लिखने में ही थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता, तो इतने में अपन जितने में लिखे उतने में एक क्वेश्चन और कर सकते थे सॉल्व। चलिए कोई ना, इसी चैप्टर का मेन ड्रॉबैक है क्योंकि इसी में बाकी कहीं इतना थ्योरी नहीं लिखना पड़ता। मैथमेटिक्स का खासियत ही ये है कि भाई क्वेश्चन लिखते वक्त थ्योरी ज्यादा नहीं लिखना होता, केवल हाइट एंड डिस्टेंस में ही। तो देखिए मैं आपको जेई के क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन पहले अपन ये क्वेश्चन करके अपनी चीजों को पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर जेई के, क्योंकि एकदम डाल दूंगा तो आप बोलोगे सर पढ़ा ही नहीं था ये तो पहले मैं ये देख लूं कि जो 10 तक के लेवल के क्वेश्चन है वो अपन पे कितने बन रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत कम ही लोगों का है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने दिया तो सही, बहुत लोगों ने दिया आंसर दूसरे का, और सही भी हुआ काफी हद तक लोगों का। चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन में क्या कहानी बनती है। तो थर्ड क्वेश्चन,
ये रहा आपके सामने, मार कर सामने है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये वाला करिए क्वेश्चन, अभी अच्छा क्वेश्चन है। A person standing on the bank of a river on the bank of a river observe that the angle subtended by a tree on opposite bank is 60 degree. When he retires 20 meters from the bank, he find the angle to be 30 degree. Angle to be 30 degree. Find the height of tree and the breadth of river. अब ये करिए क्वेश्चन, डायग्राम सही बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के बाद डायग्राम बन गया तो आंसर आता है। तो देखिए 3-4 मिनट क्वेश्चन लिखने में लग जाता है। क्वेश्चन देख लेंगे। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। When he retires 20 meters from bank, he find the angle to be 30 degree. So you have to find the height of the tree and the breadth of river. बोलो अंशु। सर रिटायर्स मतलब पीछे जाना।
वेज स्टैंड करेक्ट है। आर्या करेक्ट है। वेज स्टैंड करेक्ट है। आर्या करेक्ट है। हाइट भी करेक्ट है आर्या, वेरी गुड। आयुष करेक्ट है, वेरी गुड। अंशु दोनों करेक्ट हैं। जानवी करेक्ट है, वेरी गुड। जानवी ब्रेस्ट करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष दोनों करेक्ट हैं। चलिए, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. देख लीजिए कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया था। ये यहाँ पर रिवर है और ये दो बैंक हैं रिवर के। अपोजिट बैंक पे ट्री लगा हुआ है जिसका हाइट हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे मैन है जो कि ये देख रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्री जो है वो 60 डिग्री है। और फिर ये बोल रहा है कि यदि ये इस बैंक से 20 मीटर पीछे जाता है, यहाँ पर 20 मीटर रिवर्स आता है, तो फिर एंगल जो है वो 30 डिग्री बचता है। फिर यहाँ से देखने पर जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो यू हैव टू फाइंड दिस डी। आपको ये डी फाइंड आउट करना था और ये एच फाइंड आउट करना था। तो इजीली हो जाएगा, आपको कुछ बचे ही नहीं है। जितनी दम थी वो सब निकाल दी क्वेश्चन की। तो एच अपॉन डी करके वी गेट tan 60। एच अपॉन डी से tan 60 बोले तो √3। और दूसरा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो h अपॉन 20 प्लस डी बनेगा। h अपॉन 20 प्लस डी, बिकॉज tan 30 डिग्री विच इज 1/√3। तो √3 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और d का वैल्यू h/√3 लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देना। तो दिस गिव्स यू √3 माइनस 1/√3h बराबर 20। एंड व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, तो दिस गिव्स यू tan√3। तो h का वैल्यू tan√3 आ जाएगा और h का वैल्यू tan√3 डालोगे तो d का वैल्यू 10 आ जाता है। एंड दिस इम्प्लाइज d का वैल्यू 10। तो आंसर है जो ब्रेथ ऑफ रिवर होगा वो 10 और जो हाइट ऑफ ट्री है वो tan√3 आता है। तो ये करेक्ट आंसर है। एक बार डायग्राम सही सही बनाया आपने क्वेश्चन पढ़ के, तो कहीं गलत होने की फिर गुंजाइश है ही नहीं, फिर तो सही आंसर तक आप पहुंचोगे। मेन 50% काम यहाँ डायग्राम से हो जाता है। डायग्राम सही बना तो आंसर करेक्ट आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये है। और इस तरीके के मैं 1-2-4 सवाल और आपको कराऊंगा, फिर अपन जेई मेंस के क्वेश्चन पर भी आ जाएंगे बहुत जल्दी से इसी लेवल के समय हाइट एंड डिस्टेंस में। तो अगले 4-5 दिन हम यही प्रैक्टिस करने वाले हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि अपना ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो जाए। और नेक्स्ट वीक से जब कंबाइंड हो जाएगा बैच, तब अपन यूनिट चेंज कर देंगे
तब अपन पढ़ेंगे इसमें एल्जेब्रा, और एल्जेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो क्वाड्रेटिक के बाद हम यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब प्रोग्रेशन शुरू करेंगे, जिसमें हम एपी, जीपी, एचपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मिसलेनियस प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।